कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। अब तैयार होंगे एक नया पाठ पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करें ये नया पाठ, पाठ 24। पाठ का नाम है अपठित गद्यांश। क्या होता है ये अपठित गद्यांश, क्या तात्पर्य है? अपठित गद्यांश से तात्पर्य है एक ऐसा गद्यांश जिसे पहले पढ़ा न गया हो और अब उसे पढ़कर समझने की क्षमता उत्पन्न करना। जिस गद्यांश को पहले कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, आज हम उसे पढ़ेंगे और पढ़ के उसको समझेंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है अपठित गद्यांश। इसमें एक गद्यांश देकर उसकी विषय वस्तु पर आधारित 3-4 प्रश्न देकर उनके उत्तर लिखने को कहा जाता है। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ 3-4 प्रश्न दिए गए होते हैं, उसका उत्तर जब हम लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या है वो बातें? इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही छिपा रहता है, अतः गद्यांश को 1-2 बार ध्यान से पढ़ने पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से खोजे जा सकते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए, कहीं बाहर से हमें अपने आप से नहीं बनाना है। उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गद्यांश में ही होते हैं। उत्तर की भाषा जहां तक हो सके सरल तथा सुबोध हो। उत्तर यथासंभव संक्षिप्त हो। ठीक है, बहुत विस्तार से नहीं लिखना होता है इनका उत्तर। तो आइए बच्चों, अब अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। जरा सी देर करने पर गाड़ी छूट सकती है, परीक्षा भवन में देरी हो सकती है, युद्ध में हार हो सकती है, विज्ञान का प्रयोग निष्फल हो सकता है, शत्रुओं द्वारा विनाश लीला की जा सकती है। अतः आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें इस गद्यांश में से ढूंढने। समय चूक जाने पर क्या हानि उठानी पड़ती है? तो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में हमें उत्तर मिलेगा। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। समय चूक जाने पर कार्य बिगड़ जाते हैं। समय के विषय में मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। तो बच्चों, ये जो उत्तर है ये गद्यांश से ही लिया गया है, हमने अपने आप से नहीं बनाया है। आलस्य देरी का कारण माना जाता है। कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देरी होने पर परीक्षा भवन में देर, युद्ध में हार, विज्ञान का प्रयोग निष्फल तथा शत्रुओं द्वारा विनाश लीला जैसी दुर्घटनाएं जन्म ले सकती हैं। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस अनुच्छेद का शीर्षक समय का महत्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं। आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊंचा स्थान है। समाचार पत्र अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदंड बन गए हैं। जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार पत्र होते हैं वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है। बहुत से क्षेत्रों में जो काम समाचार पत्र कर जाते हैं वे बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार और संसद पर प्रकट करते हैं, दूसरी ओर देश में सुदृढ़ और संपुष्ट लोकमत तैयार करते हैं।
देश को सब प्रकार से जागृत और सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता समाचार पत्रों से मिलती है उतनी किसी और चीज से नहीं। इसलिए आजकल समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हमने अभी समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा, तो इसका शीर्षक होगा समाचार पत्रों का महत्व। उपर्युक्त गद्यांश का सार लिखिए। आपको क्या समझ आया ये गद्यांश पढ़ के? समाचार पत्र राष्ट्र की संस्कृति एवं शक्ति के परिचायक होते हैं। कई क्षेत्रों में ये बड़ी बड़ी सेनाओं एवं राजनीतिज्ञों को भी मात कर देते हैं। इनकी श्रेष्ठता तथा संख्या से देश की उन्नति का पता चलता है। जनता का अभिमत सरकार तक पहुंचाने, दृढ़ लोकमत तैयार करने और देश को जागृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आइए बच्चों एक और गद्यांश पढ़ते हैं। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी चीजों को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, न वह किसी की प्रतीक्षा करता है। विद्यार्थी जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भावी जीवन में सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, एडिसन आदि ने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग किया तथा संसार को अनेक आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी तथा कर्मठ व्यक्ति कर सकता है, आलसी नहीं। आलसी ही समय का सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थियों को इस शत्रु से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। सत्संगति के कारण व्यक्ति अपने अमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाता। तो बच्चों अब जो गद्यांश हमने पढ़ा उसके प्रश्न और उत्तर पढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न, समय को संसार की सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? संसार की प्रायः सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है परंतु समय को नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता तथा जो समय बीत जाता है वह पुनः हाथ नहीं आता। इन्हीं कारणों से समय को अमूल्य वस्तु कहा गया है। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, एडिसन जैसे अनेक वैज्ञानिकों की सफलता का क्या रहस्य था? जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, एडिसन जैसे अनेक वैज्ञानिकों की सफलता का रहस्य था उनके द्वारा समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करना। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है तथा क्यों? समय का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, क्योंकि आलसी व्यक्ति अमूल्य समय को बर्बाद कर देता है। सत्संगति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सत्संगति के कारण व्यक्ति अपने अमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाता, इसलिए समय का सदुपयोग करता है जिसके कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों अब ये जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़िए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु नानक बाल्यकाल से ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। पिता चाहते थे कि पुत्र भी अन्य सांसारिक जन की भांति जीवन यापन करें। उन्होंने पुत्र को व्यापार सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने पुत्र को 40 रुपए देकर कहा, इन रुपयों से खरा सौदा करके आओ। नानक चल पड़े। मार्ग में कुछ भूखे साधु मिले। नानक ने सोचा, भूखे साधुओं को भोजन कराने से बढ़कर अन्य खरा सौदा क्या हो सकता है। उन्होंने सभी रुपए साधु संतों के भोजन में व्यय कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। अब प्रश्न, बाल्यकाल में नानक का स्वभाव कैसा था? गुरु नानक बाल्यकाल से ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके पिता क्या चाहते थे? उनके पिता चाहते थे कि पुत्र भी अन्य सांसारिक जन की भांति जीवन यापन करे। पिता ने पुत्र को कैसा सौदा करने की आज्ञा दी? पिता ने पुत्र को
खरा सौदा करने की आज्ञा दी। नानक ने व्यापार के लिए मिले धन का क्या किया? नानक ने व्यापार के लिए मिले धन को सभी साधु संतों के भोजन में व्यय कर दिया और खाली हाथ घर लौट आए। ठीक है बच्चों, गद्यांश का उचित शीर्षक दें। कि जो गुरु नानक देव जी के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसका एक शीर्षक देना है। इस गद्यांश का क्या हो सकता है? खरा सौदा। यही तो खरा सौदा था कि उन्होंने भूखे साधु संतों को भोजन करवाया। तो इसका शीर्षक क्या होगा? खरा सौदा। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों में दूरदर्शन सर्वाधिक लोकप्रिय है। दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ यह ज्ञानवर्धक भी है। पहले इसकी पहुंच केवल साधन संपन्न लोगों तक सीमित थी, किंतु अब यह सर्वसुलभ बनता जा रहा है। भारत के सुदूर गांवों तक इसकी पैठ निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। इसके द्वारा हम देश विदेश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व अन्य जानकारी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा हम देश विदेश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व अन्य जानकारी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यह विज्ञापन का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उत्पादकों की नवीनतम जानकारी मिलती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी दूरदर्शन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा साधन है? कौन सा साधन है? दूरदर्शन। दृश्य श्रव्य माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है दूरदर्शन। दूरदर्शन। क्या साधारण भारतीय तक इसकी पहुंच है? हाँ, साधारण भारतीय तक इसकी पहुंच है। दूरदर्शन हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है? अब देखिए, इसी में से ढूंढना है हमें उत्तर। दूरदर्शन के द्वारा हम देश विदेश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व अन्य जानकारी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। ये विज्ञापन का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उत्पादकों की भी नवीनतम जानकारी मिलती है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका योगदान है? हाँ, शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी दूरदर्शन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत अहम योगदान है दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। दूरदर्शन के बारे में बताएं। दूरदर्शन का महत्व। क्या क्या महत्व है दूरदर्शन के? बहुत सारे। ठीक है, आइए बच्चों ये आखिरी गद्यांश पढ़ते हैं। भारत की वैज्ञानिक विभूतियों की श्रृंखला में आचार्य जगदीश चंद्र बसु को भुलाया नहीं जा सकता। प्रकृति प्रेमी बसु का मानना था कि सभी जीव व वनस्पतियों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। यदि हम प्रकृति के गूढ़ तत्वों की ओर ध्यान दें तो जान पाएंगे कि जीवित व निर्जीव के मध्य सीमा रेखा बहुत अधिक नहीं है। सन 1902 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सम्मानित सदस्य चुना गया। आचार्य सच्चे अर्थों में राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने विदेश में उच्च पद के प्रलोभन को ठुकराकर भारत को ही अपनी कर्मस्थली चुना। आज भी वैज्ञानिक आविष्कार हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो अब बच्चों करते हैं प्रश्न उत्तर। आचार्य बसु की प्रकृति के विषय में क्या धारणा थी? आचार्य बसु का मानना था कि सभी जीव व वनस्पतियों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य कब चुने गए? वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य सन 1902 में चुने गए। उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम को किस रूप में व्यक्त किया? उन्होंने विदेश में उच्च पद के प्रलोभन को ठुकराकर भारत को ही अपनी कर्म स्थली चुना और इस रूप में उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम को व्यक्त किया। प्रकृति के गूढ़ तत्वों के अध्ययन से क्या पता चलता है? प्रकृति के गूढ़ तत्वों
की ओर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि जीवित व निर्जीव के मध्य सीमा रेखा बहुत अधिक नहीं है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दें। ये विज्ञान के विषय में है तो शीर्षक हो सकता है विज्ञान एक दिन। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।